और आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं उन एक्टिनाइड एलिमेंट्स के कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स। और वैसे आपको मालूम ही है कि यूरेनियम तक नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स मिलते हैं एक्टिनाइड्स में, और यूरेनियम के बाद जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं वो मैन मेड है। तो हम बात करेंगे सिर्फ उनकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट नेचुरल अकरिंग मिनरल्स से हम इन एलिमेंट्स को ले सकते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसमें सबसे पहला मेंबर हमारा है थोरियम, जिसको हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं और 90 इसका एटॉमिक नंबर है। कुछ और अगर इसके बारे में बेसिक चीजें देखें तो सबसे पहले इसको 1882 में बर्जीलियस ने आइसोलेट किया और इसका नाम भी रखा क्या, थोरियम। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि बर्जीलियस ने 1882 के अंदर इसको आइसोलेट करके और इसका नाम थोरियम रखा। ये एक रेडियो एक्टिव नेचर का एलिमेंट है ना। मैंने आपको बताया भी था कि एक्टिनाइड सीरीज जो है वो ज्यादातर क्या है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव नेचर का है। और इसका जो रेडियो एक्टिव नेचर है ये बर्जीलियस ने नहीं बताया, ये बताया 1898 में मैडम क्यूरी और स्मिथ। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जब आप पढ़ोगे तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के हस्बैंड थे, इनका नाम आप जरूर पढ़ोगे क्योंकि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में काफी ज्यादा काम किया और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और थोरियम की एक खास बात और है कि जो यूरेनियम होता है इससे 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा ये नेचर में प्रेजेंट होता है। और ये कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा। थोरियम किस किस फॉर्म में मिलेगा आपको, ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, आपको पता ही था, है ना। और ये सिलिकेट्स के फॉर्म में मिल जाएगा या फिर ये फॉस्फेट्स के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से ये ऑक्साइड, सिलिकेट, फॉस्फेट्स इन फॉर्म में मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा इसके ऑक्साइड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जिनसे हम इस थोरियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स ही हैं। तो जैसे कि एक इसका मिनरल और है जिसे हम बोलते हैं थोराइट, है ना। एक इसका मिनरल और है उसे हम बोलते हैं थोरियनाइट, और एक जो आप पहले पढ़ चुके हो मोनाजाइट। ठीक है ना। तो थोराइट की अगर हम बात करें तो ये थोरियम का क्या होता है, सिलिकेट होता है, ये सिलिकेट। और अगर आप थोरियनाइट की बात करते हैं तो थोरियनाइट जो है वो एक्चुअली जो थोरियम डाइऑक्साइड और यूरेनियम डाइऑक्साइड इन दोनों का मिक्सचर होता है। और मोनाजाइट के बारे में आप जानते ही हो क्योंकि वो एक सिंगल वो नहीं है, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे मिनरल्स उसमें देखने को मिलते हैं। सारे के सारे लैंथेनाइड्स भी आप उसी से एक्सट्रैक्ट करते हो। और थोरियम को जो सबसे अच्छा जो सोर्स है जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो सोर्स क्या है, मोनाजाइट। और जब हम लेंथेनाइट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि मोनाजाइट बेसिकली काम आता है थोरियम को एक्सट्रैक्ट करने, लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, लेंथेनाइट्स। ये लेंथेनाइड एलिमेंट्स हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन मेन मोनाजाइट हम क्या लेते हैं, थोरियम लेते हैं इस ओर से। अच्छा, इसका अगर आप एक्सट्रैक्शन देखो कि थोरियम किस तरह से मिलेगा तो आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और पिछले वीडियो को या तो देखना पड़ेगा, हमारी जो क्लास का वीडियो है जिसमें हमने मोनाजाइट सैंड से और क्या किया था, लेंथेनाइट को एक्सट्रैक्ट किया था। और वहां पर आपको याद होगा कि हमने थोरियम फॉस्फेट जो है उसको अलग किया था, है ना। तो अगर याद नहीं है तो आप उस पुरानी वाली क्लास के वीडियो को एक बार देख लेना। वैसे मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी
वैसे बता देता हूँ कि मोनाजाइट सेंट जो है उसको हम क्या करते हैं। सबसे पहले वैसे तो जब भी आप मेटलर्जिकल प्रोसेस देखो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है। और मोनाजाइट सेंट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम ग्रेविमेट्रिक सेपरेशन मेथड और जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है उसको काम में लेते हैं। और जब आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल जाएगा, उस कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ओर जिसके अंदर फॉस्फेट्स होंगे ज्यादातर लैंथेनाइड्स के या थोरियम के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसको आप क्या करोगे, उसको आप H2SO4 के साथ में गर्म करते हो। और जब H2SO4 के साथ में जब आप उसको गर्म करोगे, ठीक है, एक सिलिकॉन आयरन का एक वेसल होता है, उसके अंदर तो एक पेस्ट मिलता है ना, उसको घुमाते जाते हो मैग्नेटिक स्टेरर से तो एक पेस्ट मिलता है, ये मैंने आपको बताया था। तो वो जो विस्कस पेस्ट होता है उसमें बेसिकली क्या होते हैं, उसमें सल्फेट्स होते हैं, किसके, लैंथेनाइड्स के, ठीक है, और थोरियम। अब उस पेस्ट को हम क्या करते थे, हाँ उसको हम काफी सारे घंटों के लिए ठंडे पानी में मिला करके रखते थे, लीच करते थे उसको ठंडे पानी से। और जब आप उसको ठंडे पानी से लीच करते थे तो जो सल्फाइड्स होते थे लैंथेनाइड्स के और थोरियम के और वो फॉस्फेट्स, ये तो उसमें हो जाते थे सॉल्युबल, और बाकी के जो इम्प्योरिटीज होती, जो इनसॉल्युबल होती थी, उसको हम वापस ऊपर वाले प्रोसेस को करने के लिए ले जाते थे। और ये जो आपको सॉल्युबल फॉर्म में जो सल्फेट्स मिले हैं लैंथेनाइड्स के और थोरियम के, इसको आप क्या करते थे फिर, इसको आप इसको क्या करते थे, इसको हम फिर ट्रीट कराते थे सोडियम पायरोफॉस्फेट के साथ, आई थिंक। तो सोडियम पायरोफॉस्फेट के साथ में हम इसको ट्रीट कराते थे और हमें सॉल्यूशन मिलता था और प्रेसिपिटेट मिलता था। जो प्रेसिपिटेट होता था वो होता था आपका किसका, उसमें प्रेजेंट होता था हमारे पास थोरियम फॉस्फेट, ठीक है ना, ये प्रेसिपिटेट वो फॉर्म करता था पीपीटी। और जो सॉल्यूशन होता था, उस सॉल्यूशन के अंदर लैंथेनाइड के सल्फेट्स होते थे, जिसको आप फर्दर अलग अलग जो प्रोसेस थे उस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करने का काम करते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे उन सब चीजों के लिए तो अब एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, हमें किसके लिए करना है, इस थोरियम के लिए करना है। तो ये हमें थोरियम क्या हो जाता है, मिल जाता है, ये थोरियम हमें मिल जाता है। अब इस थोरियम का हम क्या करेंगे, या ये सॉरी थोरियम फॉस्फेट जो है ये मिल जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट। अब हम इसको डिसॉल्व कर लेंगे, किसमें डिसॉल्व करेंगे, हम इसमें डिसॉल्व करेंगे इसको 6 नॉर्मेलिटी का HNO3 एसिड ले लेंगे और इसके अंदर इसको क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे, डिसॉल्व, ठीक है ना। 6NHNO3 में इसको हम क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। जब इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, अब हम इसको क्या कराते हैं, ट्रीट कराते हैं। तो पहले स्टेप में तो आपने इसको डिसॉल्व कर लिया, और दूसरे स्टेप में क्या करोगे, दूसरे स्टेप में आप इसको ट्रीट कराओगे KiO3 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में KiO3 के साथ में इसको ट्रीट कराओगे, है ना, इसको ट्रीट करा, ट्रीट। जब आप इसको इससे ट्रीट कराओगे तो ये जो फॉस्फेट है ये रिप्लेस होकर के और IO3 के साथ में अटैच हो जाता है, मतलब कि प्रेसिपिटेट बनाएगा किस चीज का, THIO3 का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो इसको अलग कर लेते हैं और जो सॉल्यूशन है वो आपका अलग हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का हमारा कोई काम नहीं है, हमें चाहिए ये। अब ये जो आपके पास में प्रेसिपिटेट है, फर्दर आप इसको फिर क्या करोगे, फिर डिसॉल्व करोगे। लेकिन इस बार जो हम डिसॉल्व करेंगे वो किसमें करेंगे, HCl। पहले हमने डिसॉल्व किसमें किया था, HNO3 में, और अब हम इसे डिसॉल्व करेंगे HCl। HCl में डिसॉल्व करने के बाद जब ये पूरा घुल जाए प्रेसिपिटेट, देन फिर हम इसको ट्रीट कराएंगे इसके साथ, जो ऑक्सलेट सॉल्ट्स होते हैं उसके साथ, ऑक्सलेट सॉल्ट के साथ। तो कोई भी ऑक्सलेट सॉल्ट लोगे आप और उसके साथ में इसको ट्रीट कराओगे तो जो ऑक्सलेट है वो फॉर्म हो जाएगा, थोरियम का जो ऑक्सलेट है वो बन जाता है, ये थोरियम ऑक्सलेट फॉर्म हो जाएगा। और इस थोरियम ऑक्सलेट को आप फर्दर क्या कर दोगे, इग्नाइट करोगे, इग्निशन। इग्निशन का समझते हो ना, हम इसको एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं। तो जब आप इसको एयर की प्रेजेंस में इग्नाइट करोगे, जलाओगे, तो जो थोरियम है
वो ये थोरियम ऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाता है। और मेटलर्जी का प्रोसेस का अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया रखा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरा प्रोसेस के अंदर आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो। वो जो ओर है मेटल का उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो। तो देखो हमने यहाँ पर ऑक्साइड में इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। जब आपको ऑक्साइड मिल जाता है देन फिर आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हो। अब ये जो ऑक्साइड ओर है इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। मतलब कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करने का काम करेंगे। और इसके लिए आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ सकते हैं। तो वो मेथड क्या क्या है, इस मेथड के थ्रू आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन, अब ये रिडक्शन में ये थोरियम ऑक्साइड लेते हैं और इसको हम कैल्शियम के साथ गर्म करेंगे और क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट। और टेम्परेचर तकरीबन 950 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, इतना ज्यादा आप गर्म करोगे। और जो कंटेनर आप काम में लोगे जिसमें इसको आप इतना हीट प्रोवाइड कर रहे हो या इतना टेम्परेचर लेके जा रहे हो, वो एक स्टील का बना हुआ कंटेनर होता है जिसको हम स्टील बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है ना, एक कंटेनर होगा जो स्टील का बना होगा और इसमें हम कैल्शियम क्लोराइड को एज अ फ्लक्स काम में लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि फ्लक्स क्यों काम में लेते थे, फ्लक्स इसलिए काम में लेते थे क्योंकि जो इम्प्योरिटीज हैं इसमें, ये जो थोरियम ऑक्साइड है इसमें कुछ जो इम्प्योरिटीज होंगी, वो इम्प्योरिटीज जिसको आप क्या बोलते हो, गैंग, वो इस फ्लक्स के साथ में मिलकर के ये जो गैंग है, गैंग ये इस फ्लक्स के साथ में मिलकर के क्या बनाता था, स्लैग बनाता था। ठीक है, तो वो इम्प्योरिटीज तो इससे अलग हो जाएंगी। ये कैल्शियम क्लोराइड जो हमने एज अ फ्लक्स लिया है उसके साथ में मिलकर के, ठीक है, और ये कैल्शियम जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और हमें क्या मिल जाएगा, थोरियम मिल जाएगा जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, तो ये एक रिडक्शन है जिसमें हमने थोरियम ऑक्साइड को कैल्शियम के साथ में स्ट्रांगली हीट करके क्या बना दिया, इसका रिडक्शन कर दिया और थोरियम फॉर्म कर दिया। एक और मेथड है जिसके थ्रू आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें हम कैल्शियम के साथ में इसको रिड्यूस करते हैं, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड अगर आप इसका लो जिसके थ्रू आप इसका रिडक्शन कर सकते हो तो वो है इग्निशन। इग्निशन मेथड, अभी हम इसको इग्निशन करेंगे, इग्निशन ऑफ थोरियम ऑक्साइड। इस इग्निशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये थोरियम ऑक्साइड लेते हैं और इसको हम कार्बन के साथ में इग्नाइट करते हैं। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। हेलोजन एक्स क्या है, हेलोजन, हेलोजन कोई भी Cl, Br या I, कोई भी हेलोजन आप क्या लोगे, कार्बन की प्रेजेंस में इस थोरियम ऑक्साइड को आप गर्म करोगे तो ये जो ऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगा और ये जो हेलोजन है वो इसके साथ में अटैच होकर के ये थोरियम का क्या बना लेगा, एक टेट्रा हेलाइड फॉर्म कर लेगा, है ना। और ये जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। अब ये जो हेलाइड बना है हमारे पास, इस हेलाइड का हम क्या करेंगे, अब हम इसको मेटल में रिड्यूस करेंगे। किसकी हेल्प से, हम इसको कोई भी एल्कली मेटल ले लेंगे, एल्कली मेटल जैसे सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, है ना, इसके साथ में, या मैग्नीशियम के साथ में, और या ये कैल्शियम के साथ में, ये एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें से कोई भी एक मेटल लेकर के, जैसे मान लो कि हम क्या ले लें, सोडियम ले लें, और सोडियम के साथ में इसको हम क्या करेंगे, अब ट्रीट करेंगे। तो ये जो हैलाइड है ये क्या बना लेगा, NaX, और जो थोरियम है वो अलग हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे 4
Na अगर हमने ले लिए होते 4 Na, तो ये 4 NaX फॉर्म हो जाता और हमें क्या मिल जाता, थोरियम मिल जाता। तो इस तरह से भी हम क्या कर लेंगे, ये थोरियम बना लेंगे। अच्छा, ये जो थोरियम मिल रहा है हमको, चाहे ये हमें मिला हो यहाँ पे या ये हमें मिला हो यहाँ पे, ये क्या है, ये क्रूड मेटल है, कच्चा क्रूड मेटल है। अभी इसकी प्रोसेसिंग बाकी है, ठीक है ना, अभी इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं। अभी मैंने आपको जो स्टेप बताए थे उसमें रिडक्शन के थ्रू आप ऑक्साइड को कन्वर्ट तो कर लेते हो मेटल को, लेकिन मेटल में, लेकिन उस मेटल को फिर आप लास्ट में क्या करते हो, इसका एक और स्टेप है, जिस स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो हमारा एक और स्टेप होता है जिसमें हम इसको क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन। तो अब हम इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, और प्यूरिफिकेशन करने के लिए एक मेथड हम काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हेन आर्केल प्रोसेस। सो व्हेन आर्केल प्रोसेस के थ्रू हम इसको क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे। और इस प्रोसेस में करते क्या है, ये जो क्रूड थोरियम या ये जो मेटल था हमारे पास में, क्रूड मेटल, इस क्रूड मेटल को लोगे और इसको हम एक सील्ड वेसल के अंदर डाल देते हैं। सील्ड वेसल, उसमें ना हवा आ सकती है ना जा सकती है, सील की हुई होती है ना, वो कंटेनर सील किया हुआ होगा। और क्या करते हैं, उसमें आयोडीन के साथ में, जो आयोडीन गैशियस फॉर्म में है, वो इसके ऊपर पास करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें पास करोगे तो ये थोरियम क्या करेगा, आयोडाइड बना लेगा, थोरियम टेट्रा आयोडाइड फॉर्म कर लेगा। और अब ये जो थोरियम टेट्रा आयोडाइड है, इसको हम फिर क्या कर लेंगे, इसको फिर हम वही गर्म करेंगे, तकरीबन 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। तो ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन क्या होगी, ये आयोडीन यहाँ से निकल जाएगी, ये गैस फॉर्म में निकल जाएगी। और जो केवल थोरियम जो है, वो थोरियम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोरियम के साथ में क्रूड मेटल में कुछ और मेटल्स भी होंगे, कुछ और इम्प्योरिटीज भी होंगी, वो तो इस आयोडीन के साथ में रिएक्ट नहीं करती। सिर्फ थोरियम जो है वो इस आयोडीन के साथ में रिएक्ट करके थोरियम टेट्रा आयोडाइड फॉर्म कर देगा, जैसे हमारा यहाँ पे किया था, ठीक है ना, कोई हैलाइड। लेकिन यहाँ पे क्रूड हमें मिला था, इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज भी थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में थोरियम ऑक्साइड को हमने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्रूड मेटल था उसको हम यहाँ आयोडीन के साथ में गर्म करेंगे, टेट्रा आयोडाइड बनाएंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। तो बाकी की इम्प्योरिटीज ऐसा नहीं कर पाती हैं, सिर्फ मेटल मेटल ऐसा करेगा, और ये प्योर जो थोरियम है वो हमें मिल जाए। अब ये जो प्योर थोरियम हमें मिला है या मेटल मिला है, इसको अगर आप देखो तो ये बहुत ही सॉफ्ट, एक लश्रस मेटल होता है। जो थोरियम है वो क्या है, वो एक सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल, और साथ में कैसा है, लश्रस, मतलब चमकीला, जिसकी अपनी एक चमक होती है, लश्र, ठीक है, जैसे सोने की अपनी चमक होती है, ऐसे ही ये लश्रस एक मेटल होता है, चमकीला। और कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का चमकीला सॉफ्ट एक जो मेटल है वो आपको मिल जाता है। और सॉफ्ट तो है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, ये मेलिएबल भी है, मेलिएबल और डक्टाइल साथ में। अभी मेलिएबल और डक्टाइल क्या होता है, मेलिएबिलिटी वो होती है कि इसको अगर आप शीट्स में कन्वर्ट कर लो, शीट्स, चद्दर, ठीक है ना, बड़ी बड़ी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है इसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट मटेरियल, इसको आप शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वायर्स में, मतलब इसमें मेलेबिलिटी भी होती है और डक्टिलिटी भी होती है। और अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, अब सॉफ्ट से मतलब ये नहीं है कि आप इसको उंगली से दबा लोगे, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब है कि बाकी और मेटल से काफी सॉफ्ट होता है, और अगर उंगली से दबने वाला होता तो फिर वायर्स में और शीट्स में कैसे कन्वर्ट होता। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका तकरीबन होता है 1827 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करें तो वो होता है तकरीबन 3500
डिग्री सेल्सियस, मतलब 3500 डिग्री पर ये बॉयल होना शुरू होता है और 1827 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू होता है। और ये दोनों ही तरह के क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, दोनों ही तरह के फॉर्म में रहता है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी रहेगा और एमॉर्फस फॉर्म में भी रहता है, एमॉर्फस, है ना। अब देखो, मैं यहाँ पर अब आपको क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के चक्कर में नहीं पड़ूंगा बताने के लिए, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों तरह के होते हैं। वो जब हम सॉलिड स्टेट लास्ट ईयर पढ़ा था तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, तो वहां से आप देख लेना। अच्छा, आप इसकी कंडक्टिविटी की अगर आप बात करो तो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर आप देखोगे, जो हमारे पास में जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर है उस पर इसकी कंडक्टिविटी होती है लो, लो कंडक्टिविटी, बहुत कम कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को क्या करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ और बहुत ही लो टेम्परेचर ले आओ, वेरी लो टेम्परेचर अगर आप इसका कर दो, तो बहुत कम टेम्परेचर पर ये क्या कर देगा, ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है इसकी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये कंडक्टिविटी कम दिखाता है, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर अगर आप कर दोगे तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है ना। और इसका जो सबसे कॉमन आइसोटोप है, जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप, कॉमन जो आइसोटोप है वो क्या है इस थोरियम का, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर आप लिखोगे 90 और 232, ये इसका मोस्ट कॉमन और स्टेबल आइसोटोप, ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल। और स्टेबल कोई भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना स्टेबल है कितना स्टेबल नहीं है, इस बात का पता लगाते हो आप उसकी हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ, लाइफ, ठीक है ना। और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो टी हाफ। और हाफ लाइफ का मतलब है कि वो जो कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस आपने लिया है, वो जितनी भी क्वांटिटी में आपने लिया है उसका आधा अमाउंट अगर किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाए, उसको कितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं उसकी हाफ लाइफ। तो ये जो थोरियम आप यहां पर ले रहे हो 232, जो मोस्ट स्टेबल है, इसकी हाफ लाइफ मैंने बताई कि काफी ज्यादा है। और ये क्या करता है, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, इमिट करता है, इमिट मतलब निकालता है। अल्फा पार्टिकल्स निकाल करके और किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और 88 और 4 निकाले थे तो 228, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स को आप 2He4 बोलते हो ना, ये 2He4, ये अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और इससे रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी हाफ लाइफ जो मैं आपको बता रहा था, इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 1.39 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर और 10 ईयर्स होती है। मतलब इतने सालों में अगर आपने 1 किलो लिया तो ये 500 ग्राम में रह जाएगा, 500 ग्राम इसका डिसोशिएट हो जाएगा या रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा कितने साल बाद, 1.39 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 10, ठीक है। तो इतने ज्यादा सालों में ये डिसोशिएट होकर के आधे अमाउंट में कन्वर्ट होता है। तो ये काफी स्टेबल टाइप का एक आइसोटोप कहलाता है, ठीक है ना। इसके जो दूसरे आइसोटोप होते हैं वो इसकी कंपैरिजन में कम स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, या आप कह सकते हो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। और एयर के अंदर अगर आप इसे खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाते हैं, रैपिडली टर्निश हो जाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, टर्निश, वो एयर की प्रेजेंस में टर्निश हो जाएंगे। एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन है या दूसरे जो नॉन मेटल्स हैं उसके साथ में रिएक्ट करके एक लेयर जो है ऊपर आ जाती है ना, वो धुंधला हो जाता है। और अगर आप हाइड्रोजन के साथ में इसको अगर सॉरी मॉइस्चर के साथ में, जैसे मैं आपको बता रहा था
कि अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है और वाटर के साथ में अगर ये रिएक्ट हो जाए तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करता है और वापस थोरियम जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये दो और ये दो, तो ये थोरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप इसको वाटर के साथ में ट्रीट कराओ। तो हमने तो बनाया था थोरियम और ये वापस कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, तो इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि आपको एयर टाइट उसमें रखना चाहिए ताकि मॉइस्चर वगैरह ना लगे। अच्छा, इनकी और अगर उनकी बात करो, इनकी रिएक्टिविटी की, तो जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स, अब वो डाइल्यूट एसिड क्या हो सकते हैं, वो डाइल्यूट एसिड हो सकते हैं आपके, वो HCl हो सकता है, वो H2SO4 हो सकता है, वो HNO3 हो सकता है। तो ये डाइल्यूट एसिड अगर आप लेते हो और इसकी रिएक्शन करवाते हो तो स्लोली रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनके साथ में स्लोली रिएक्ट करेंगे, स्लोली रिएक्ट। लेकिन अगर आप इसकी जगह एल्कलीज ले लो, क्षार ले लो, क्षार मतलब जैसे NaH ले लिया, KOH ले लिया, ये जो क्षार हैं जो OH माइनस आयन देते हैं, इस तरह के क्षार आप ले लोगे तो उन पर ये किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं, और डाइल्यूट एसिड के साथ में स्लोली रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप डाइल्यूट की जगह, ये आपने डाइल्यूट लिया था ना, इस डाइल्यूट की जगह अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो या सॉरी H2SO4 ले लो, अगर इनके साथ में अगर आप इसको ट्रीट कराओगे तो क्या करते हैं ये इनके साथ बहुत आसानी से स्ट्रांगली रिएक्ट कर जाते हैं। और अगर हमने H2SO4 के साथ में रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, क्लियर। और अगर HNO3 के साथ में रिएक्शन की है तो NO2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट के साथ जो एसिड्स हैं उनके साथ तो ये रिएक्शन दिखाते हैं, डाइल्यूट के साथ में स्लो रिएक्शन दिखाते हैं, स्लो रिएक्ट करते हैं, लेकिन एल्कलीज के साथ में ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, एकदम पैसिव रहते हैं। तो ये इनके कुछ बनाने के मेथड्स मैंने आपको बताए कि किस तरह से इसकी मेटलर्जी होती है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बताई कि किस तरह का, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताई, कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं कि किस तरह के कंपाउंड्स ये बनाता है, कंपाउंड्स ऑफ थोरियम, तो देखो कंपाउंड बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज की जरूरत होती है कि सब वो किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो आपको पता है कि थोरियम जो है वो 2+ फॉर्म में और 4+ फॉर्म में रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो 4+ फॉर्म है ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म, ये स्टेबल है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेबल नहीं, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये मोर स्टेबल और मोस्ट कॉमन भी है और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इसीलिए जो भी कंपाउंड्स इसके हम डिस्कस करेंगे वो ज्यादातर कौन से होंगे, वो इस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही होंगे। तो आपका जो ऑक्साइड बनाता है जब ये, तो ये थोरियम ऑक्साइड बनाएगा या थोरियम डाइऑक्साइड जिसे आप बोलते हो, ये बनाता है, इसको हम बोलते हैं थोरिया। ठीक है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसका, ये जो थोरियम हमने लिया है, इस थोरियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है थोरियम ऑक्साइड का ये। ठीक है ना, ये फॉर्म करता है। और ये जो थोरिया है या ये 2 फॉर्म्स में रहता है, जैसे मैं अभी आपको ऊपर भी बता रहा था ना कि एक क्रिस्टलाइन मेटल तो रहता ही रहता है, साथ में ये भी रहता है एमॉर्फस, दोनों ही फॉर्म्स में ये रहता है। ठीक है, और इसको अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, इसको बनाने के कई सारे तरीके, थोरियम ऑक्साइड को या थोरियम डाइऑक्साइड को बनाने के कई सारे तरीके आपके पास में है। क्या, जैसे कि आप थोरियम को ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करा दो और इसको स्ट्रांगली हीट कर दो, है ना, इसको हम इग्निशन भी बोल सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन के साथ में इग्नाइट कर दो, जला दो, बर्न कर दो, कंबशन कर दो, तो ये क्या बना देगा, ये थोरिया बना देगा, थोरियम डाइऑक्साइड। या फिर आप क्या कर सकते हो, थोरियम का हाइड्रोक्साइड लो, अब देखो ये OH4 बनाया है मैंने, इसका मतलब ये है कि ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसको क्या करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे, वही इग्निशन इसका कर दोगे, जला दो इसको, तो ये क्या कर देगा, ये थोरियम
डाइऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसको ना लेकर के, हाइड्रोक्साइड को ना लेकर के, इसके नाइट्रेट अगर आप ले लो, थोरियम नाइट्रेट अगर आप ले लो और इसको अगर आप गर्म कर दो तो भी क्या होता है, तो भी ये बना लेता है और साथ में बनाएगा, NO2 गैस इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये हर मेथड से हम क्या बना सकते हैं, इस थोरियम डाइऑक्साइड को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो थोरियम डाइऑक्साइड आपको मिला है ये क्या है, एमॉर्फस। ये जो हमें मिलता है ये क्या है, एमॉर्फस नेचर का है, एमॉर्फस। और अगर आपको इस एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है, ये तो एमॉर्फस थोरियम ऑक्साइड है, और इसको अगर आपको क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है, क्रिस्टलाइन थोरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम ऑर्थोफॉस्फेट, जिसको आप KH2PO4, तो पोटेशियम ऑर्थोफॉस्फेट, पोटेशियम ऑर्थोफॉस्फेट के साथ में आप क्या कर दोगे, इसको हीट कर दो। इसके साथ में आप इसको हीट करो तो ये एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइन। अगर आपको क्रिस्टलाइन थोरियम ऑक्साइड और भी किसी मेथड से बनाना है, ये तो हमने बताया कि आपको थोरियम को ऑक्साइड के साथ में करवा दो, ऑक्सीजन के साथ में करवा दो, या थोरियम हाइड्रोक्साइड को, थोरियम नाइट्रेट को, इन सबको स्ट्रांगली हीट करते हो तो थोरियम डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन अगर आपको क्रिस्टलाइन थोरियम ऑक्साइड डायरेक्टली बनाना है तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे थोरियम फ्लोराइड। ये थोरियम फ्लोराइड ले लिया, टेट्राफ्लोराइड, और इसको आप सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराओ। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब आप ट्रीट कराओगे तो ये क्रिस्टलाइन थोरियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा NaF और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2 4 2 4 और कार्बन 2। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको फॉर्म कर देगा। और ये जो क्रिस्टलाइन थोरियम डाइऑक्साइड है ये क्या है, ये है आपका व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर्ड है ना। और कैसा नेचर है इसका, इसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक, मतलब पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, और वाटर के अंदर ये बहुत कम स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली या पार्टली या आंशिक रूप से स्लाइटली सॉल्युबल। कहां पे, वाटर। ठीक है ना, या डाइल्यूट एसिड्स अगर आप लो, डाइल्यूट एसिड्स, इसके अंदर ये बहुत ही कम सॉल्युबल है। और मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि इसकी स्लाइट रिएक्शन होती, स्लो रिएक्शन होती है, किनके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, स्लो रिएक्शंस। तो जब स्लो रिएक्शन करेगा तो डिसॉल्व भी स्लो ही होगा या स्लाइटली ही होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप क्या ले लो, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो या HNO3 ले लो, HNO3, इसके साथ में अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप इसके साथ में इसको डिसॉल्व करते हो तो ये क्या बना लेता है, ये थोरियम सल्फेट बना लेता है। अभी मैं आपको एक रिएक्शन करवा करके, तो ये जो मैंने, मेरे पास क्या था, मेरे पास था थोरियम ऑक्साइड, और मैंने इसको किसके साथ किया, H2SO4 के साथ में डिसॉल्व करके देखा। ठीक है, तो ये इसने क्या बनाया, इसने बनाया थोरियम सल्फेट। और SO4 जो होता है उसके पास 2- होता है, इसके पास में +4 था, तो ये यहाँ पे 2 तब भी रह जाएगा, तो ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए थोरियम सल्फेट ये दो ले लो, ये दो ले लोगे तो ये भी 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थोरियम सल्फेट फॉर्म कर। अच्छा, ये थोरियम ऑक्साइड जो है इसके साथ तो है ही, लेकिन अगर एनवायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन है, इसके साथ में अगर आप करोगे तो ये क्या बना लेगा, ये कार्बाइड बना लेगा, और ऑक्सीजन गैस जो है वो उड़ जाएगी। लेकिन इसी
रिएक्शन को अगर कार्बन की प्रेजेंस में, वो उसको कार्बन की नहीं, क्लोरीन की प्रेजेंस में अगर हीट करते हो, एक तो अकेला कार्बन के साथ में हीट कर रहे हो, है ना, कार्बन के साथ हीट कर रहे हो, एक ये है कि कार्बन के साथ साथ इसमें हमने क्लोरीन की प्रेजेंस में हीट किया, तो क्या बनता है, तो ये थोरियम टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। और अगर मैंने, ये तो है कार्बाइड, थोरियम का कार्बाइड, कब, जब अकेला कार्बन के साथ है, और ये इसका टेट्राक्लोराइड जब हमने इसको क्लोरीन की प्रेजेंस में किया। और अगर मैं इसको बोरोन के साथ में हीट कर दूं तो ये बोराइड बना देगा, ठीक है ना, TH, B4 और ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो आप बता सकते हो कि कार्बन के साथ में कार्बाइड बनाता है, बोरोन के साथ में बोराइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ में नाइट्राइड बनाता है, लेकिन कार्बन को क्लोरीन की प्रेजेंस में गर्म करने पर क्या बनाता है, थोरियम टेट्राक्लोराइड बनाता है। तो ये कुछ इसके कंपाउंड्स थे। देखो कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना, मुझे जो सही लगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंपाउंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को, उन कंपाउंड्स को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा, ठीक है, और आपको बताया कि किस तरह से थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से थोरियम की प्रॉपर्टीज होती हैं, और किस तरह से थोरियम के अलग अलग ऑक्सीडेशन के स्टेट के हिसाब से जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, उसके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं और उन कंपाउंड्स की छोटी मोटी क्या रिएक्शंस हैं। एक और जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम ये एलिमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है एक्टिनाइड सीरीज का, और इसको हम Pu से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 94 होता है, ठीक है ना। तो ये प्लूटोनियम, इसको सबसे पहले जो प्रोड्यूस किया था या आइसोलेट किया था वो किसने किया था, सीबॉर्ग ने। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, सीबॉर्ग और मैकमिलन, है ना, कैनेडी, इन्होंने मिलकर के इस पर काम किया और 1940 में इसको क्या किया, आइसोलेट कर लिया प्लूटोनियम, ठीक है ना। ये एक मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसको प्रोड्यूस करके आइसोलेट करने का काम इन तीनों ने मिलकर के किया। एक और साइंटिस्ट थे, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो इन्होंने इसको बनाया 1940 में। और ये जो प्लूटोनियम जो बना, इसका जो नाम रखा गया, ठीक है ना, वो जो हमारा एक प्लैनेट था पहले, प्लूटो, उसके नाम पर इसको हमने रखा था, ठीक है ना। और ये जो प्लूटोनियम बना था, ये प्लूटोनियम जो था वो था 238 एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर। और ये जो प्लूटोनियम 238 है, ये क्या होता है, ये काफी ज्यादा क्या है, फिसिबल, मतलब बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है ना, क्लियर। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, 94 239 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 239 प्लूटोनियम है, यही वो एलिमेंट है जो सबसे पहले किसमें यूज हुआ था, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। ये देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, चाहे वो प्लूटोनियम हो या हमारे पास में यूरेनियम हो, है ना, इनको ज्यादातर हम किस में काम में लेते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है, फ्यूल का मतलब होता है जो एनर्जी देने वाला, है ना,
जो एनर्जी देता हो, एनर्जी गिविंग। और क्योंकि ये न्यूक्लियस की रिएक्शन से होता है, इस वजह से हम इसको न्यूक्लियर बोलते हैं। इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी है न्यूक्लियर फ्यूल से जो हमें मिली है, इसको हम दो कामों में ले सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, और दूसरी डेस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव होती है कि हम इससे बिजली बना लें और कुछ ऐसे काम करें जिससे किसी का नुकसान ना हो। डेस्ट्रक्टिव रूप में इसको कैसे यूज किया जाता है? तो डेस्ट्रक्टिव रूप में इसको ऐसे यूज किया जाता है कि हम इसका बम बना दें और बम बना करके किसी के ऊपर गिरा दें। ठीक है, तो सबसे पहला जो एटॉमिक बॉम्ब बना था, उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल काम में लिया था, वो लिया था प्लूटोनियम 239। ठीक, तो इस तरह से चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम यूरेनियम की बात करें, चाहे हम प्लूटोनियम की बात करें, जिस भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात कर रहे होगे, अगर वो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है तो उसके हम दो तरह के यूज कर सकते हैं। या तो हम उसका कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रक्टिव रूप से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हम बनाते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, आप प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और हमारे इंडिया के अंदर एनटीपीसी, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन जो है वो इस पर काम करती है। तो ये दो तरह से काम करती है, न्यूक्लियर भी और थर्मल भी। तो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेगी हीट प्रोड्यूस करने में, और उस प्रोड्यूस करके हीट को, जो थर्मल पावर है, उसका क्या बना देगी? इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो बड़े बड़े रिएक्टर्स वहां पर लगे हुए हैं इस काम के लिए। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें, हम तो इसके उलझ के रह गए प्लूटोनियम में। तो प्लूटोनियम की अगर आप ये देखो कि साहब ये कहाँ मिलता है, कैसे प्रोडक्शन हमने इसकी की है, तो देखो ऐसा नहीं है कि ये अर्थ में नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में है कि वो बिल्कुल उसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो ये जो प्लूटोनियम है, इसके तकरीबन हमने 20 आइसोटोप्स अब तक बनाए हैं। 20 आइसोटोप्स, ये 20 आइसोटोप्स अब तक हमने इसके बनाए हैं या इसको हम जानते हैं। लेकिन इन 20 आइसोटोप्स में केवल 3 आइसोटोप ऐसे हैं जो क्या हैं? हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। ठीक है कि नहीं? बाकी के जो 17 हैं वो अनस्टेबल। बाकी के जो 17 आइसोटोप वो कैसे हैं? अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, और ये 3 आइसोटोप जो हैं वो हाईली स्टेबल है। ये वाले 3 कौन? मैंने ये तो बताया नहीं आपको कौन कौन से। तो ये 3, प्लूटोनियम 238, प्लूटोनियम 239 और प्लूटोनियम 244। ये आप यहाँ पे बता दो, ये क्या था? 94, ये था 94, 90। ये 3 आइसोटोप सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स हैं। और इनमें भी अगर आप और आगे बात करो, तो जो प्लूटोनियम 238 ये और ये प्लूटोनियम 239 आइसोटोप हैं, ये हम सबसे ज्यादा अब तक हमने इन्हें बनाया। ये वाइडली सिंथेसाइज्ड, दीज आर वाइडली सिंथेसाइज्ड आइसोटोप्स ऑफ प्लूटोनियम। ठीक है, इसको हम कम बनाते हैं, है ना, लेस क्वांटिटी में बनाया है, लेकिन ये दोनों हमने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाए।